औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी असद अहमद और हम स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स बीबीए। अच्छा जी, कल एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से। फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इसका आप इकोनॉमिक ग्रोथ कह भी सकते हैं, लेकिन इसको मैं अगर ज़्यादा सूटेबल नाम दे दूं तो वो है शिफ्ट इन पीपीएफ। कि पीपीएफ में जब शिफ्ट आता है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ ही होती है, रिसोर्सेज ही बढ़ रहे होते हैं आपके। आपकी इकोनॉमी पहले से ज़्यादा चीज़ें बना रही है तो मतलब इकोनॉमी ग्रो हुई, इकोनॉमी बढ़ी। ठीक है। लेकिन इसका ज्यादा सूटेबल नाम है शिफ्ट इन पीपीएफ। उसका रीजन ये है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वास्ट टॉपिक है। तो वो कब डिस्कस होगा सर? तो वो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को शुरू करेंगे ना पढ़ना, तब वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में, ज्यादा तफसील से और ज्यादा इसको अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। अच्छा जी, कुछ चीजें हमने कल डिस्कस की थी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी हमने कल खत्म कर दिया था, इकोनॉमिक एफिशिएंसी कल हमने खत्म कर दिया था। फिर मैं अगर अपने नोट्स में आ जाऊं, ये तो आज के टॉपिक है, ये हमने कल खत्म कर दिया था। मैंने कहा था कि अगर पूरा का पूरा यानी एक्स एक्सिस में भी हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं और वाई एक्सिस पे भी हम रिसोर्सेज लगा रहे हैं और रिसोर्सेज ज्यादा हो चुके हैं तो पूरा का पूरा शिफ्ट आएगा। लेकिन अगर रिसोर्सेज में जो है वो अगर एक ही गुड को लगा रहा हूँ, जितने भी नए रिसोर्सेज आए वो एक ही गुड के ऊपर लगाए, तो उस एक गुड में इंक्रीज आएगा, दूसरे में इंक्रीज नहीं आएगा। तो ये कहलाएगा शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ गुड्स। यहाँ तो एक्स एक्सिस वाली गुड्स मैंने बढ़ा दी, या तो वाई एक्सिस वाली गुड्स मैंने बढ़ा दी। यहाँ तक डिस्कस करने के बाद मतलब अच्छा खासा टाइम लगा था मुझे, और फिर हमने कुछ स्लाइड्स की बातें भी डिस्कस की थी जो कि मैंने आपको बता दी थी कल। आज के जो डिस्कशन है उसके अंदर आपके बुक का एक डायग्राम है जो कि मुझे डिस्कस करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। अच्छा, ये मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था। ये इसमें कोई वो मुश्किल बात नहीं थी, बड़ी आसान सी बातें हैं। एक बार कहेंगे तो मैं बता दूंगा। इसमें पहली बात हमने सीखी थी कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी जब टेक्नोलॉजिकल चेंज आएगा या कैपिटल एक्यूमुलेशन आएगी। मैंने बता चुका हूँ डिटेल में कल की वीडियो के अंदर। फिर मैंने कहा टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या होता है, फिर मैंने ये भी बता दिया कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी। आज की वीडियो में मैं कुछ इसके नीचे होने वाली एक चीज है, डिस्कस हुई है, वो डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो के अंदर। फिर ये डायग्राम भी डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर मैंने समझा कि हाँ अब टाइम बचता है तो फिर मैं ये वाला डायग्राम भी साथ साथ डिस्कस कर दूंगा। अदरवाइज इस डायग्राम को डिस्कस करने के लिए हम कोई नई वीडियो बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देखो भाई, मैं अगर चाहूँ ना तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है इस टॉपिक्स को एक दिन में घुमाने के लिए, इस पूरे चैप्टर को एक दिन में घुमाने के लिए मेरे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं जानबूझ के चाहता हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूँ, ताकि तुम लोग चीज़ों को समझ के चलो, पकड़ के चलो। अदरवाइज मैं सिर्फ बताता जाऊं, मैं अपना फर्ज पूरा कर दूं कि भाई मैंने जो है वो जो आता है मैंने बस बता दिया, आप समझो ना समझो ये आपका मसला है, तो फिर मेरे यहाँ पर पढ़ाने का फायदा ही नहीं है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक चीज को ऐसा ऐसा लेकर चल रहा हूँ, तो आप भी एडजस्ट कर लो। अगर वीडियो एक टॉपिक को मैं 3 वीडियोस में खत्म कर रहा हूँ तो आप भी इसको 3 वीडियोस में खत्म करो। इसमें वो मतलब बेचैनी मत लेकर आओ कि यार क्यों नहीं, अभी अभी भी टॉपिक खत्म नहीं हो रहा, इतना लंबा नहीं है। मैं बस आसान करके समझा रहा हूँ, डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी वो टॉपिक लंबा हो गया है। ठीक है ना? तो इस बात से परेशान आप लोग नहीं रहिएगा। आज की वीडियो में मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है, ये डायग्राम है, ये आपकी बुक का डायग्राम है, ये आपकी स्लाइड के ऊपर मैम का वो जो डायग्राम है वो भी यही है। मैं आपको दिखा दूं, एक सेकंड, इसको जरा देख लें। ये बुक में है, और मैं अगर आपको मैम की स्लाइड से दिखा सकूं तो ये रहा। मैं यहाँ से इस वजह से ये टॉपिक नहीं समझा पा रहा डायग्राम, क्योंकि इसमें जो चीजें लिखी हुई है ना भाई, वो आपको दिख भी नहीं रही। आपको तो क्या, मुझे भी नहीं दिख रही। ठीक है, तो बेहतर है कि हम जो है वो किसी ऐसे डायग्राम की तरफ बढ़ें जो हमें सही से समझ में आए। डायग्राम देखो वही है, ये देखो, ये 10 आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये सी लिखा हुआ है, फिर एक ब्लू कर्व है, एक रेड कर्व है, ये बी लिखा हुआ है, पॉइंट बी सिक्स लिखा हुआ, बी डैश लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। वही डायग्राम है। ठीक है, लेकिन ज्यादा सुटेबल तरीके से आपको सही तरीके से यहाँ पर नजर आएगा, तो इस वजह से मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो कंफ्यूज मत होना, हो सकता है आप लोग ये कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाओगे, सर बुक मैम का डायग्राम कुछ और है, आप कुछ और समझा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। ठीक है, अलबत्ता मेरा काम है डायग्राम समझाना। फिर बाकी डायग्राम्स के ऊपर इंफॉर्मेशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मैं कितने डायग्राम समझाऊंगा तुम्हें? 10 समझाऊंगा, 20 समझाऊंगा, 15 समझाऊंगा। आगे अगर 150 भी डायग्राम आने वाले हैं, तो जब तक तुम डायग्राम समझ जाओगे कि डायग्राम को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे समझा जाता है, तो फिर 150 के 150 डायग्राम आप समझ जाओगे। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं क्या करूं, 150 के 150 डायग्राम समझाना लग गया तो फिर हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो मेरा काम यहाँ पर है समझाना। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम अगर समझा देता हूँ और बाकी के डायग्राम तुम लोग समझ सकते हो तो भाई वेल इनफ है, गुड है, बहुत बेहतरीन है। तो आई होप कि मैं आज का डायग्राम समझाने में कामयाब रहूंगा। इस डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें वाजे कर देना चाहता हूँ, वो जरा मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। देखें, एक है कैपिटल गुड्स,
कहलाती हैं और एक कहलाती है कंज्यूमर गुड्स। भाई असल में तो गुड्स को मैं एक अलग लेक्चर में, एक अलग वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि गुड्स का टॉपिक आ नहीं रहा आपके पास अभी तक। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस चैप्टर नंबर 2 के एंड पे एक वीडियो बनाऊंगा गुड्स के नाम से, फिर उसमें गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स वगैरह वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कुछ गुड्स होती हैं कंज्यूमर के लिहाज से, कुछ गुड्स होती हैं प्रोडक्शन के लिहाज से, कुछ गुड्स होती हैं कैपिटल के लिहाज से, कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। तो गुड्स की बहुत सारी वेरियस टाइप्स हैं और ये आपको समझना लाजमी है, क्योंकि आगे चल के बार बार गुड्स का कॉन्सेप्ट आता रहेगा आपके पास। गुड्स पे होते हैं फिर चीजों को, यहाँ पर गुड का मतलब अच्छा नहीं है, गुड का मतलब है चीजें, ठीक है ना, गुड्स। तो इसमें कंफ्यूजन होने की, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अभी जो ये दो चीजें आपके पास डिस्कस होंगी वो इस वजह से मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि वो आपके डायग्राम में वो चीजें शामिल हैं। तो अभी के लिए हम सिर्फ यही दो चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर आप गुड्स की पूरी टाइप्स आप डिस्कस करें, आप वाकई जो चाहते हैं डिस्कस करवाना वो करवाएं। क्योंकि देखो अगर मैंने गुड्स की टाइप्स डिस्कस करवाई ना तो आगे चल के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, वरना फिर ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे, पहले मुझे गुड्स समझानी पड़ेगी, गुड्स की टाइप समझानी पड़ेगी, फिर आगे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहरहाल कोई मसला नहीं, मैं अभी के लिए जो आपके सामने दो गुड्स है मैं ये डिस्कस कर देता हूँ। एक कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स उन गुड्स को कहा जाता है जिसकी डायरेक्ट डिमांड होती है, जिसकी डायरेक्ट डिमांड होती है। भाई इसकी अगर मैं एग्जांपल ले लूँ ना आपके पास, तो एग्जांपल आ जाती है भाई, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए पिज्जा, क्योंकि यहाँ पर पिज्जा लिखा हुआ है तो मैं वही एग्जांपल उठा रहा हूँ ताकि कनेक्शन बन जाए हमारा। भाई मुझे चाहिए पिज्जा, मैं पिज्जा बनाना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं पिज्जा बनाना चाहता हूँ तो मतलब मैं पिज्जा खरीदना चाहता हूँ, तो मेरी डायरेक्ट डिमांड क्या है, पिज्जा, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है ये पिज्जा बनेगा किसी चीज से, कोई ना कोई चीज होगी जो इस पिज्जा को बनाएगी। हमारे पास, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है पिज्जा ओवन, यानी पिज्जा बनाने वाले चूल्हे, जहां पर पिज्जा रख के पिज्जा को पकाया जाता है, तो चूल्हे पिज्जा के बनाने वाले, तो वो आपके पास कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। तो इनकी हो जाती है इनडायरेक्ट डिमांड। सर ये अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिमांड एक मरतबा आसान लफ्जों में समझाते हैं। भाई जो चीज आप डायरेक्ट खरीदना चाहते हो, जो चीज आप डायरेक्ट डिमांड कर रहे हो, तो वो आपके पास कहलाती है डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। और आप कंज्यूमर गुड में होती ही डायरेक्ट डिमांड है, आप जो चीज खरीदना चाहते हो मार्केट से वही खरीद कर लेकर आते हो, लेकिन उस चीज को बनाने के लिए कुछ और चीजें भी चाहिए, तो लेकिन वो आप मांग नहीं रहे, उसकी आप डिमांड नहीं कर रहे। लेकिन जब तक वो चीजें नहीं बनेगी तब तक आपकी चीज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे जब तक पिज्जा बनाने वाले चूल्हे हमारे पास नहीं होंगे तब तक पिज्जा हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा। तो डिमांड तो इसकी भी हुई भाई, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे तो पिज्जा भी नहीं बनेंगे। लेकिन इसकी डिमांड क्या होगी, इनडायरेक्ट होगी। एक आसान सी एग्जांपल और दे सकता हूं मैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो आप लोग खरीदते हैं इस्तेमाल करने के लिए, जबकि कैपिटल गुड्स वो चीजें होती हैं जो कंज्यूमर गुड्स बनाने के काम आती हैं। तो ये भी आप कह सकते हो, इसकी ये भी डेफिनेशन हो सकती है कि कंज्यूमर गुड्स वो चीजें जो कंज्यूमर खरीदता है कंज्यूम करने के लिए, एक बंदा खरीदता है उसको इस्तेमाल करने के लिए, जबकि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर गुड्स बनाने के काम आती हैं। आई होप कि यहाँ तक डिस्कशन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है। तो भाई ये आई होप के समझ में आया होगा। लिखना चाहते हो तो पीछे जाके वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। अब आपके पास आपका जो डायग्राम है, पहले मैं इस डायग्राम को डिस्कस कर लेता हूँ। आप ऐसा समझ लो ये पिंक वाला डायग्राम एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं, इग्नोर कर दो इसे, ठीक है। आप समझ लो सिर्फ एक ही डायग्राम है, वो है ये ब्लू वाली लाइन। अब इस ब्लू वाली लाइन के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं। अगर आपको पता हो, मैंने कहा था पीपीएफ एक लाइन होती है, फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसमें एक मुल्क या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, वो क्या करेगी, अपने सारे के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करके कोई चीजें बना सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये जो ब्लू डायग्राम है, ये ब्लू लाइन है, इसमें आपको एक पॉइंट सी दिख रहा है, एक आपको पॉइंट बी दिख रहा है, एक आपको पॉइंट ए दिख रहा है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जिसका ये डायग्राम है या जिस मुल्क का ये डायग्राम है, उसके पास ऑप्शन है कि पॉइंट ए बनाए। पॉइंट ए में क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है कि भाई आप पॉइंट वाई पे मौजूद जो भी गुड है उसको ना बनाओ, और पॉइंट एक्स पे जितनी भी गुड्स है उसको बनाओ, सारे का सारे रिसोर्सेज पॉइंट एक्स पर खर्च कर दो। फिर आपको सी कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि भाई एक्स जीरो बनाओ, यानी पिज्जा जो है एक्स एक्सिस पे, उसको पिज्जा एक भी नहीं बनाओ, पिज्जा बनाने वाले चूल्हे बनाओगे तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज अगर वहां पर खर्च करते हो तो 10 पिज्जा बनाने वाले चूल्हे बनेंगे। पॉइंट बी आपके पास क्या कहता है कि अगर हम पिज्जा बनाने वाले चूल्हे 6 कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, पिज्जा 3 मिलियन बनेंगे, वैसे 5 मिलियन बन रहे थे। अब अगेन अगेन एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन मौजूद हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन उठाएगी वो अपने हिसाब से तय करेगी। अगर अभी भी ये बात जहन में नहीं आई तो ये वाली जरा डायग्राम देख लो, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये चीजें हमने समझी हुई हैं, ठीक है। इस डायग्राम को जरा देख लो। मैंने कहा था कि ये एक मुल्क है, ठीक है, ये एक मुल्क है। अब इसके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, अगर वो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है वेपन्स बनाने के अंदर, तो वो फूड का एक भी यूनिट नहीं बनाता, सारे के सारे वेपन बनाए, तो ये रहा पॉइंट, पॉइंट ए हमने यहाँ पर देख लिया। फिर
मैंने कहा सारे के सारे एक्स एक्सिस पे लगा दे, सारे के सारे रिसोर्सेज एक्स एक्सिस बनाता है, वाई एक्सिस पे जो चीजें हैं वो नहीं बनाता, वेपन नहीं बनाता। तो ये देखें, ये यहाँ पर आ गया पॉइंट। फिर इस दौरान ये पॉइंट बी भी था, पॉइंट सी भी था, पॉइंट डी भी था, पॉइंट डी भी था, पॉइंट एफ था। मैंने कहा कि ये सारे के सारे पॉइंट्स पर वो पहुंच सकता है, क्योंकि देखें ये लाइन पर मौजूद है। तो माने रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है और सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहा, जब तो ये सारे के सारे पॉइंट लाइन पर है ना। लेकिन इनमें से वो मुल्क कौन सा कॉम्बिनेशन चुनेगा, वो देखेगा अपनी डिमांड के हिसाब से, वो देखेगा अपनी डिमांड के हिसाब से। जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी वो उस हिसाब से चुनेगा। अगर वहां पर फूड को उसकी ज्यादा जरूरत होगी तो वो ये वाला कॉम्बिनेशन चुन सकता है। अगर उसको वेपन की ज्यादा जरूरत है तो वो ये वाला कॉम्बिनेशन चुन सकता है। अगर दोनों की ज्यादा जरूरत है तो बी से लेकर जो एफ तक कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, यानी कि दोनों, एक ये बनाओ 105 ये बनाओ, या दो ये बनाओ 95 ये बनाओ, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन हैं। अब अगर ये डायग्राम समझना है और ये पूरा का पूरा शेड्यूल समझना है तो भाई इसकी अलग से वीडियो बनी हुई है, वो जाकर देख लो। इसकी जो चैप्टर नंबर 2 की पहली पहली वीडियो है वो यही है, ये पूरा का पूरा डिस्कस किया था हमने, ठीक है। चलो, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी थी सारी की सारी। बहरहाल हम आगे आते हैं, हम अपने असल डायग्राम की तरफ जाते हैं। ओके, ये हमने कल पढ़ा ये वाला। तो इसमें ये जो ब्लू कर्व आपको दिख रहा है ना भाई, ये ब्लू कर्व ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस ये जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो मुल्क है, इसके पास ऑप्शन है कि या तो ये पिज्जा ओवन बनाए। पिज्जा ओवन क्या है? कैपिटल गुड। क्यों? क्योंकि जब तक पिज्जा बनाने वाले चूल्हे नहीं होंगे तब तक पिज्जा नहीं बनेगी, कैपिटल गुड है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि कैपिटल गुड क्या है? क्या कैपिटल गुड रिसोर्स है? अपने दिमाग में जवाब सोचो, क्योंकि जाहिर सी बात है आप मुझे जवाब दे तो नहीं सकते ना। जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि जब कैपिटल क्या था हमारे पास, याद है? फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन में एक आया था कैपिटल, मैन मेड थिंग्स। तो पिज्जा ओवंस क्या है? पिज्जा के चूल्हे क्या है? कैपिटल है। और कैपिटल क्या है? रिसोर्स है। तो एक चीज मुझे जरा बता दो, जब रिसोर्सेज को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या कर्व में शिफ्ट नहीं आएगा? पीपीएफ बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। कल यही तो डिस्कस किया है ना, जब आपके पास रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो पीपीएफ शिफ्ट करेगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन होगी तो पीपीएफ शिफ्ट करेगा। तो भाई ये जहन में बात रख देना, इसको बात को मैं आगे चल के छेड़ूंगा कि कैसे शिफ्ट करेगा। तो ये है कैपिटल गुड्स, और जो पिज्जा है वो कंज्यूमर गुड्स हैं, यानी एक बंदा है जो पिज्जा खाना चाहता है और वो पिज्जा खरीदना चाहता है। अच्छा, अब आपके पास आगे चल के बोलने की कोशिश करता है कि भाई एक चीज सुनो। वो कहता है कि भाई हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस वक्त पॉइंट ए पर काम कर रही है, यानी वो पिज्जा बनाने वाले चूल्हे कितने बना रही है? 0, एक भी नहीं। और सारे के सारे रिसोर्सेज कहां पर इस्तेमाल कर रही है? वो सारे के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है पिज्जा बनाने के अंदर। तो पिज्जा कितने बन रहे हैं? 5 मिलियन। ये देखो, ये मिलियन लिखा हुआ है। 5 मिलियन यानी 50 लाख पिज्जा बना रहा है वो। तो कोई भी रिसोर्स, कोई भी वसाइल पिज्जा बनाने वाले चूल्हे के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि सारे के सारे वसाइल कहां पर खर्च हो रहे हैं? पिज्जा पिज्जा बनाने में खर्च हो रहे हैं। तो कहने का सिंपल सा मकसद ये कि वाई एक्सिस पे जो गुड है उसका 0 अमाउंट, और एक्स एक्सिस पे जो गुड है उसका 5 अमाउंट। जब दोनों पॉइंट्स को आपस में आप मिलाते हो तो आपको एक पॉइंट मिल जाता है, और ये पॉइंट आपको कहां पर मिलेगा? पीपीएफ के कर्व के ऊपर मिलेगा। तो ब्लू लाइन के ऊपर आपको ये पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट है। आगे वो कहता है आपके बुक के अंदर कि अगर वो चाहता है कि वो पिज्जा ओवंस बनाए, यानी पिज्जा बनाने वाले चूल्हे बनाए, तो इस वक्त पिज्जा बनाने वाले चूल्हे कितने हैं? 0। तो अगर वो 0 से बढ़ाकर वो 6 की तरफ लेकर जाता है पिज्जा बनाने वाले चूल्हे को, तो आपको जाहिर सी बात है यहाँ से रिसोर्सेज कम लगाने पड़ेंगे। तो जब यहाँ पर रिसोर्सेज कम लगाने पड़ेंगे तो यहाँ पर चीजें कम बनेंगी। पहले 50 लाख बन रहे थे, अब 30 लाख बनेंगे, 3 मिलियन। अगेन रिपीट कर देता हूँ, पहले एक भी चूल्हा नहीं बन रहा था। यहाँ से कुछ लैंड उठाई, यहाँ से कुछ लेबर उठाया, यहाँ से कुछ कैपिटल उठाया। एंटरप्रेन्योर ने ये चाहा कि क्यों ना मैं पिज्जा ओवन बना दूं ताकि मेरे पास रिसोर्सेज बढ़े, क्योंकि पिज्जा ओवन क्या है? कैपिटल गुड है, और कैपिटल क्या होता है? रिसोर्सेज होती हैं। तो आपके एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि क्यों ना पिज्जा ओवन बनाऊं। जब पिज्जा ओवन बनाऊंगा तो कैपिटल बढ़ेगा, जब कैपिटल बढ़ेगा तो मेरा पीपीएफ बढ़ जाएगा। तो मैं पिज्जा ओवन बनाता हूँ। तो जाहिर सी बात है इस वक्त तो उसके लिए क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। उसने सारे के सारे रिसोर्सेज किस चीज के ऊपर लगा दिए हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर लगा दिए हैं। अब वो क्या करेगा? एक्स एक्सिस से वो सारे के सारे तो नहीं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज वो वहां से उठाकर पिज्जा ओवन में लगाएगा। तो पिज्जा ओवन 0 से लेकर 6 तक गए, अगर सारे के सारे लगाता तो यहाँ पर पिज्जा हो जाते 0 और 10 ओवन बना पाता। लेकिन वो उसने सारे के सारे नहीं लगाए, उसने कुछ लगाए यहाँ पर। तो 6 पिज्जा ओवन बना रहा है। और यहां से जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उठा के इसने पिज्जा ओवन पे लगा दिया तो पिज्जा की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज कम लगेंगे। तो वो आ गए 3 के ऊपर। तो अब कॉम्बिनेशन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? बी। दोनों पॉइंट को मिलाओ, ये हमने एक्स एक्सिस मिलाया, ये हमने वाई एक्सिस मिलाया, तो हमें एक पॉइंट दिखा, जो पॉइंट बी हमें दिखा इस कर्व के ऊपर। अच्छा, अभी तक मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि पहले ये कॉम्बिनेशन ए के ऊपर था, अब ये कॉम्बिनेशन बी की तरफ आ गया। ठीक है, अब सुनना, अब आ रही है असल बात, मेन बात जो कि मैं करने जा रहा हूं। मुझे एक चीज बता दो, जब मैं कैपिटल को बढ़ाऊंगा तो क्या मेरे रिसोर्सेज बढ़ेंगे? आपका जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल बढ़ेंगे।
जब मेरे रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो क्या मेरे पीपीएफ में शिफ्ट आएगा? आपका जवाब होना चाहिए सर बिल्कुल आएगा। तो भाई बिल्कुल आया। अब आपका पहले पीपीएफ कहां पर था? ब्लू लाइन के ऊपर था, लेकिन अब पीपीएफ शिफ्ट हो गया और कहां चला गया? आपके पास पिंक लाइन के ऊपर। अब इस पिंक लाइन को देखो, ये देखो पीपीएफ में शिफ्ट आया है। सर एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी सर? पूरा का पूरा शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? मतलब पिज्जा ओवन अभी भी 10 ही हैं, लेकिन पिज्जा जो है वो सिर्फ बढ़ रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ वन गुड आया। ये देखें, ये देखें, शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ वन गुड, ये वाला शिफ्ट आया है। तो एक्स वाई एक्सिस वही का वही है, लेकिन एक्स एक्सिस में चेंज आया है। तो शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ वन गुड, एक चीज में शिफ्ट आया। अगर आपका ये सवाल है ना, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है ना कि सर एक चीज में शिफ्ट क्यों आया, वाई में क्यों नहीं आया, तो भाई समझ लो कि आप इकोनॉमिक्स सही पढ़ रहे हो, मतलब सोचने वाली इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। अब उसका भी रीजन बता दूं ऐसा क्यों हुआ। देखो पिज्जा ओवन्स रिसोर्स हैं। पिज्जा ओवन जब बनाओगे ना, तो किस चीज के रिसोर्सेज बढ़ेंगे? पिज्जा के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, पिज्जा ओवन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे? पिज्जा ओवन किस चीज को बनाने में काम आता है? पिज्जा को बनाने में काम आता है, या खुद जैसे और चूल्हे बनाने में काम आता है? जहां पे सर पिज्जा ओवन अगर बढ़ेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ पिज्जा को बढ़ाएंगे, तो सिर्फ एक ही चीज में इजाफा होगा, वो पिज्जा में इजाफा होगा। क्योंकि चूल्हे खुद, चूल्हे से चूल्हे नहीं बनाए जा सकते आपको। जिससे होता है ना पैसों से पैसे बनाए जाते हैं, वैसे चूल्हे से चूल्हे नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो चूल्हे से क्या बनाएंगे? पिज्जा बनाएंगे, तो इजाफा भी किस में होगा? पिज्जा में होगा। इस वजह से शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ वन गुड आया है। यानी सिर्फ किसके रिसोर्सेज बढ़े? पिज्जा के रिसोर्सेज बढ़े हैं, क्योंकि पिज्जा ओवन रिसोर्स है किसकी? पिज्जा बनाने की। ठीक है, जब भी वो सिर्फ एक गुड के अंदर शिफ्ट आया है। चलो भाई, अब जरा इस चीज को देखो। अगर मैं पिछले यानी पुराने कर्व की बात करूं, जिसमें मेरे रिसोर्सेज बढ़े नहीं है, तो उस वक्त में जब 6 ओवन बना रहा था, तो उसके साथ साथ में 3 मिलियन पिज्जा बना रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरे पास पिज्जा ओवन 6, जाहिर सी बातें बड़े होंगे तो कैपिटल बढ़ा, जब कैपिटल बढ़ा तो रिसोर्सेज बढ़े, और जब रिसोर्सेज बढ़े तो कर्व ने शिफ्ट किया। जब कर्व ने शिफ्ट किया तो अब मैं क्या कर रहा हूं? 6 पिज्जा बना रहा हूं। लेकिन अब देखो, अब पॉइंट इसको खींचो यहां से लेकर इस कर्व तक, और ये एक्सेस मिलाओ, तो 4.5, यानी 4.5 मिलियन कितने बन रहे हैं? पिज्जा बन रहे हैं। पहले अगर मैं रिसोर्सेज कम थे तो 6 मिलियन 6 ओवन बना रहा था तो 3 मिलियन पिज्जा बन रहे थे। लेकिन अब जैसे मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ गए, तो पिज्जा ओवन अभी भी मैं 6 बना रहा हूं, लेकिन इस वक्त नए पीपीएफ के हिसाब से मेरे पिज्जा कितने बन रहे हैं? 4.5 मिलियन। तो इजाफा हुआ 3 मिलियन से 4.5 मिलियन, यानी 1.5 मिलियन का क्या हो गया? इजाफा हो गया। ये इजाफा क्यों हुआ? ये क्यों बढ़े हमारे पास पिज्जा? ये इस वजह से हमारे पास पिज्जा बढ़े, क्योंकि हमने पिज्जा बनाने के रिसोर्सेज को बढ़ा दिया, जब भी शिफ्ट आ गया किसमें? पीपीएफ में। आई होप कि ये पूरी की पूरी डायग्राम मैंने सही तरीके से और अच्छे तरीके से समझाई होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, इतने सुस्त मत बनो, लिखने के लिहाज से सुस्त मत बनो। 45 बंदे हो जो कि कम से कम वीडियोस देखते हो। 60 बंदे एक वीडियो पे, तो अभी 190 के क्रॉस हो चुके, 190 बंदों ने वीडियोस देखी हैं। लेकिन कमेंट नहीं कर रहे तुम लोग कि भाई सर समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। कमेंट किया करो ताकि मेरा जज्बा पढ़ाने का और बढ़े। आ जाओ भाई वापस, सॉरी बुक की तरफ आता हूँ। ठीक है, जो बुक में लिखा हुआ है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो बुक में आपके पास क्या कह रहा है। आपके इस बुक में कहता है कि इस वक्त हमें पीपीएफ 0 के ऊपर, जो कि हमें बताती है कुछ लिमिट्स, कुछ आपके पास पॉसिबिलिटीज, जिसमें पिज्जा शामिल है और पिज्जा ओवन शामिल है। वो कहता है कि अगर हम सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाकी चीजों पे नहीं बल्कि इन चीजों के ऊपर लगाएं, तो इस वक्त हम पिज्जा ओवन बना रहे हैं 0। देखो कहता है कि इफ वी डेवोट नो रिसोर्स, अगर हम कोई भी रिसोर्स नहीं देते, किसको? पिज्जा ओवन को, तो प्रोड्यूसिंग पिज्जा ओवन एंड प्रोड्यूस 5 मिलियन पिज्जा, तो हम कितने पिज्जा बना सकते हैं? 5 मिलियन पिज्जा बना सकते हैं। आगे कहता है अवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज विल रिमेन सेम एट पीपीएफ, लेकिन हमारी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो इसी कर्व के ऊपर रहेंगी, इस ब्लू कर्व के ऊपर रहेंगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। बट इफ वी डिक्रीज पिज्जा प्रोडक्शन टू 3 मिलियन, पर हाँ अगर हम पिज्जा प्रोडक्शन से कुछ रिसोर्सेज कम कर दें, यानी 5 से लेकर 3 पर लेकर आए, 5 से छोड़कर, एंड प्रोड्यूस 6 ओवन, और हम कितने ओवन बनाए? 6 ओवन बनाए, यानी कुछ रिसोर्सेज हम ओवन के ऊपर लगाएं बनाने के लिए। एट पॉइंट बी, जो आपको पॉइंट बी के ऊपर दिखेगा, अवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज विल एक्सपेंड, तो हमारी पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। आफ्टर वन पीरियड, कुछ अरसे के बाद, द पीपीएफ रोटेट्स आउटवर्ड टू पीपीएफ 1, तो आपका पीपीएफ शिफ्ट हो जाएगा। इस पीपीएफ 0 से पीपीएफ कहां शिफ्ट हो जाएगा? पीपीएफ 1 की तरफ। तो पीपीएफ 0 क्या है? ब्लू लाइन, और पीपीएफ 1 क्या है? पिंक लाइन। आगे वो क्या करने की कोशिश करता है? आगे कहता है कि एंड वी कैन प्रोड्यूस एट अ पॉइंट आउटसाइड द ओरिजिनल पीपीएफ, तो हम वो पॉइंट बना सकते हैं जो पॉइंट पहले वाले पीपीएफ के बाहर है। तो ये देखो ये वाला बी, अगर आप पहले वाले पीपीएफ के हिसाब से बात करोगे तो ये देखो ये बाहर जा रहा है, तो बाहर तो आप अटेंड ही नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपने पिज्जा ओवन बनाए तो पिज्जा ओवन से आपने रिसोर्सेज बढ़ाए,
तो जैसे ही आपने रिसोर्सेज बढ़ाए तो क्या हुआ, आपके पास ऑटोमेटिकली पीपीएफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो पीपीएफ आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, आपको पता है ये बात, कल वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में बात हो चुकी है। ठीक है, अच्छा ये वाली लाइन अगर किसी ने समझ ली ना तो क्या ही बात हो जाएगी। कहता है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। भाई भले आप क्या करो, भले आप ओवन बनाओ, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवॉइड नहीं कर सकते। आपको कभी ना कभी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बियर करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे, मतलब आप कोई भी जब काम करते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो आप मजे वाला वक्त खो दोगे, मजा करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो तो पढ़ाई वाला वक्त खो दोगे। तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। तो वो कहता है कि इसका हरगिज मतलब नहीं कि जब आप यहाँ से वहां शिफ्ट करोगे तो आपकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर होगी। तो इस जो है वो भूल में मत पड़िएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कोई नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस केस में भी होगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला डायग्राम जो है वो मैंने समझा दिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ये वाला डायग्राम था, ये सारा का सारा डिस्कस हो चुका है। मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, हांगकांग वाली बात को मैं बाद में छेड़ता हूँ, पहले ये पॉइंट देख लेते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट तो हम कल कल ही देख चुके हैं। कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ बनती है किस वजह से, या तो आप टेक्नोलॉजिकल चेंज करो या कैपिटल एक्यूमुलेशन करो, यानी रिसोर्सेज को बढ़ाओ। आगे कहता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो आप ये मत कहो कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस केस में भी होगी, लेकिन आपको पता नहीं चलता। तो सर इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज द करंट कंजम्पशन। आपने जो इस वक्त चीजें बना रहे हो उसको कम बना पाओगे। जैसे पिज्जा, इस अगर डायग्राम में हम देखें तो पहले पिज्जा बन रहे थे 5 मिलियन, लेकिन जब मैंने रिसोर्सेज ओवन के ऊपर लगाए 6 मिलियन, 6 ओवन बनाए, तो आपके पास जो पिज्जा थे वो कितने हो गए, 3 मिलियन। तो कम हो गए ना, तो कम हो गए तो क्या हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या खोया तुमने, 2 मिलियन पिज्जा खोए, 5 से 3 की तरफ चले गए तो कितने पिज्जा खोए तुमने, 2 मिलियन पिज्जा खोए, तो वो 2 मिलियन तुम्हारी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते। चलो भाई आगे कहता है, अच्छा ये वाली पॉइंट होगी क्लियर कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ाने के लिए जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, करंट कंजम्पशन को डिक्रीज करना, यानी इस वक्त जो चीजें बना रहे हैं उसको कम करना। उसके बाद वो कहता है कि बाय प्रोड्यूसिंग फ्यूअर कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज वी कैन डेवोट मोर रिसोर्सेज डेवलपमेंट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड कैपिटल एक्यूमुलेशन। इस लाइन में कहने का मतलब वो कह रहा है कि भाई अगर आप अपनी कंजम्पशन गुड्स कम बनाते हो, यानी पिज्जा कम बनाते हो, तो आपके पास जो रिसोर्सेज है वो बच जाएंगे। फिर वो रिसोर्सेज तुम कहां पर लगा दो, नई टेक्नोलॉजी बनाने में या कैपिटल को जमा करने में, ताकि आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएं। तो रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए भी आपको क्या करने पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। और उस सूरत में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, आपकी करंट कंजम्पशन यानी इस वक्त जो गुड्स बन रही है उसको कम कर दोगे आप। ठीक है, अच्छा अब अगर ये यहां से लेकर यहां तक किसी ने पढ़ा है ना, इसमें भी वो वही बात करेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये देखो कहता है कि न्यू, सॉरी, कहता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू कैपिटल हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नई टेक्नोलॉजी जब बनाओगे या कैपिटल को अक्यूमुलेट करोगे, जमा करोगे, तो उसकी भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स। यानी आप अपनी कंजम्पशन गुड्स को जो इस वक्त बना रहे हो उसको क्या करना पड़ेगा, कम बनाना पड़ेगा। आई होप कि ये डायग्राम भी समझ में आया होगा, यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं वो भी समझ में आई होंगी। आप एक मतलब फिर घर जाएंगे अच्छे बच्चे की तरह इसको दोबारा से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं अब इसके पास कोई भी सवाल नहीं होगा इसके बाद आपके जहन में। ठीक है, एक डायग्राम मैंने यहाँ पर समझा दिया। अभी भी अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आया है ना तो पीछे जाओ, वीडियो को शुरू से देखो और शुरू से लेकर डायग्राम को समझो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ वक्त देता हूँ, वीडियो को पॉज करें और इस चीज को देखें। शाबाश। ओके जनाब, तो मैंने ऊपर डायग्राम समझा दिया, अगर आपको दिखा सको आपकी स्लाइड से। ठीक है, ये वाला डायग्राम समझा दिया। उसके बाद मैंने आपको नीचे आकर मैंने ये पॉइंट समझा दिया। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंपैरिजन है, यानी शिफ्ट इन पीपीएफ में कंपैरिजन है किसके, यूनाइटेड स्टेट्स और हांगकांग के। तो हांगकांग का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कितनी थी, यूनाइटेड स्टेट्स की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कितनी थी, फिर इन दोनों के रिसोर्सेज बढ़े। जब इन दोनों के रिसोर्सेज बढ़े तो दोनों के पीपीएफ में शिफ्ट आया। तो जब दोनों के पीपीएफ में वो शिफ्ट आएगा तो वो आपको बता रहा है कि वो शिफ्ट ज्यादा किसका हो, यानी ज्यादा तरक्की किसकी हुई है। वो यहाँ पर दो मुल्कों की कंपैरिजन करवा रहा है, एक यूनाइटेड स्टेट्स की और एक हांगकांग की। अगेन मैंने कहा था कि आप इसको पाकिस्तान के साथ इस वजह से रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये राइटर जो है वो अंग्रेज राइटर है, तो वो अपने मुल्क को कंपेयर करेगा, हमारे मुल्क को कंपेयर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आइंदा आने वाली एग्जाम्पल्स में मैं पाकिस्तान को उठाऊं तो मैं पाकिस्तान को उठाऊंगा। इसका रीजन, अच्छा मैं पाकिस्तान को इस वक्त क्यों नहीं उठा रहा, यूनाइटेड स्टेट को क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये रिक्वेस्ट की है, स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि सर आप प्लीज बुक को फॉलो करते हुए चलें ताकि हम बुक की चीजें समझने में हमें आसानी रहे। तो इस वजह से मैं आपकी बुक को फॉलो करवा रहा हूँ, इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को कंपेयर करवा रहा हूँ।
अदरवाइज मेरा बस चलता तो मेरे साथ यूनाइटेड स्टेट्स हटाकर पाकिस्तान को कंपेयर करवाता ताकि आपको आपके मुल्क के बारे में पता चल जाए। ठीक है, बहरहाल ठीक है, कोई मसला नहीं। ये डायग्राम यहाँ पर भी आपको सही तरीके से नजर नहीं आएगा, तो आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, ये रहा। मैंने इसी डायग्राम को यहाँ से उठाकर और कहाँ पर चिपका दिया, हमारे कॉन्सेप्ट बोर्ड के ऊपर, जहां पर हम चीजें सीखते हैं। ये देखें। चलो भाई, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी आसान सी चीजें हैं। इसने कहा है कि भाई दो मुल्क हैं, एक मुल्क है आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स, एक मुल्क है आपके पास हांगकांग। ठीक है, कहता है कि हमने वाई एक्सिस पे जो चीजें रखी हैं वो कैपिटल गुड्स रखी हैं, यानी कि सारी की सारी कैपिटल गुड्स। और एक्स एक्सिस पे जो चीजें रखी हैं वो है कंजम्पशन गुड्स पर पर्सन, वो रख दी। और कैपिटल गुड्स भी पर पर्सन, यानी पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा, पूरे पूरे मुल्क के एक बंदे की बात कर रहा है, पर पर्सन के हिसाब से वो बात करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आपको दो यहाँ पर दिख रहे हैं ब्लू पीपीएफ, ये सारे के सारे पीपीएफ हैं। आपको अगर पता हो, हम पिछले 3 दिन से यही बात कर रहे हैं कि ये जो मुड़ी हुई लाइन है यही पीपीएफ कहलाती है। ठीक है, और फिर आपको दो पीपीएफ पिंक में दिख रहे हैं। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करवाने की कोशिश कर रहा है वो कहता है कि देखो हांगकांग का पीपीएफ 1969 में कितना था, तो ये आपको दिख रहा है, ये हांगकांग का पीपीएफ है। पीपीएफ के ऊपर ये कॉम्बिनेशन ए दिख रहा है जो कि हांगकांग बना रहा है, यानी इतने कैपिटल गुड्स और इतनी कंज्यूमर गुड, कंजम्पशन गुड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा साफ कर दूं। उसके बाद वो कहता है कि भाई ये जो दूसरा वाला आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये बी जो डायग्राम है आपका, बी नहीं करता बल्कि दो करता हूं क्योंकि एबीसीडी में कंफ्यूज ना हो जाओ। ये दूसरा वाला जो आपको ब्लू कर्व दिख रहा है ये किसका है? ये पीपीएफ है किसका? यूएस का, 1969 में। ठीक है, अच्छा अब दोनों को जरा कंपेयर करो, किसका पीपीएफ ज्यादा है, हांगकांग का ज्यादा है या यूएस का ज्यादा है, अमेरिका का ज्यादा है? जवाब है सर अमेरिका का इस वक्त क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट देखो, अगर मैं एक पॉइंट यहां पर क्रिएट करता हूं तो ये हांगकांग वाले के लिए तो अनअटेनेबल है क्योंकि इसके पीपीएफ से बाहर जा रहा है, लेकिन यूएस वाले के लिए अटेनेबल भी है और इसके पास रिसोर्सेज है कि इससे ज्यादा भी बना सकता है। तो ज्यादा सुटेबल किसका है इस वक्त के लिए? यूएस का। अब वो क्या कह रहा है, उसने कहा कि भाई ये तो डेटा हमने आपको प्रोवाइड की है, ये तो डेटा हमने आपको प्रोवाइड की है 1969 की। अब हम आते हैं 2009 की बात करते हैं। 2009 जो कि जैसे जैसे आपके पास मुल्क में बढ़ते गए तो उसकी तरक्की बढ़ती गई, उसके रिसोर्सेज बढ़ते गए। और फाइनली जब हम 2009 में पहुंचे तो ये ऊपर वाला ये पिंक नंबर 1 जो है ये आपको कब दिखाया गया है? हांगकांग का 2009 के अंदर। कहता है कि अब पीपीएफ किसका, हांगकांग का कितना है 2009 के अंदर? ये है, और ये पीपीएफ के ऊपर ये कॉम्बिनेशन बी यानी ये वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि आपको जो गुलाबी यानी पिंक का नंबर 2 दिख रहा है वो किसका पीपीएफ है? अमेरिका का पीपीएफ है। किसके अंदर? 2009 के अंदर। इस वक्त भी अगर हम कंपेयर करें 2009 में भी, इस वक्त अगर हम कंपेयर करें किसको किसको, हांगकांग के पीपीएफ को और यूएसए के पीपीएफ को, तो यूएसए अभी भी क्या है? ज्यादा है। यूएसए अभी भी क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? हांगकांग से ज्यादा है। लेकिन ज्यादा तेजी से बढ़ा कौन है, अमेरिका या हांगकांग? अगर ये जवाब तुम लोग अपने आप से दे रहे हो ना, मतलब जबरदस्त बात हो जाएगी। ज्यादा तेजी से कौन बढ़ रहा है? हांगकांग बढ़ रहा है। क्यों हांगकांग बढ़ रहा है? देखो, हांगकांग था इस जगह पर और इस जगह से लेकर इस जगह तक वो पहुंचा है, तो इसने कितनी तरक्की की है? ये आपके सामने एक बड़ा सा तीर बना हुआ दिख रहा है। अमेरिका पहले कहां था? इस जगह पर था। इस जगह से किस जगह पर पहुंचा? इस जगह पर पहुंचा। तो इसने कितनी तरक्की की है? इतनी तरक्की की है। तो ज्यादा लंबा तीर आपको किसका दिख रहा है? हांगकांग का। तो ज्यादा तरक्की किसने की है? हांगकांग ने की, क्योंकि हांगकांग का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बहुत कम था और उसने बहुत कम से लेकर के बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। यूएसए ने भी तरक्की की है, यूएसए की भी पीपीएफ शिफ्ट हुआ है, लेकिन बनस्पत हांगकांग के यूएसए ने कम तरक्की की है। हाँ, वो बात अलग है कि इस वक्त भी, अभी भी 2009 में भी यूएस ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज रखता है किससे? हांगकांग के, क्योंकि उसका कर्व अभी भी ऊपर है। लेकिन तरक्की वाइज अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तरक्की किसकी हुई है? हांगकांग की हुई है, क्योंकि उसने इस वक्त के दौरान ज्यादा जो है वो अपने अंदर पॉसिबिलिटीज प्रोड्यूस करवाई हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटीज इजाद करवाई हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास डायग्राम हांगकांग का और अमेरिका का जो है वो कंपैरिजन। ठीक है, आ जाते हैं भाई आपकी बुक की तरफ, आ जाते हैं। आपकी बुक किधर गई? इसको जरा पढ़ लीजिएगा, ये वही बात कर रहा होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर तो कोई डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो आपसे डेटा के थ्रू बात करेगा। 94% वगैरह भी कोई दी हुई है, मैंने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देख लीजिएगा। आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये डायग्राम ही समझाना है जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक हो जाता है खत्म। मैं वापस आ जाता हूँ। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को कर दिया खत्म। आज हमने
पीपीएफ के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर दिया खत्म। और अब हमारा नया टॉपिक होगा गेन ऑन स्पेशलाइजेशन। आई होप आगे वाले ये जो 2 टॉपिक है वो बड़े आसान से टॉपिक है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी हमारे साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आई होगी। और थैंक यू सो मच। ऐसे ही बस मुझे सपोर्ट करते रहें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते रहें ताकि मेरा जज्बा जो है वो और ज़्यादा बढ़े। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।